जय हिंद। तो 2026 में मैट्रिक का एग्जाम देने वाले विद्यार्थी ध्यान से समझे। इसमें क्या है कि साइंस एनसीईआरटी का जो ऑब्जेक्टिव है मोस्ट वीवीआई उसी को हम लाए हैं। तो ध्यान से समझिए। पहला क्वेश्चन है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत है। असत मैंने गलत को चुनना है। तो इसमें देखिए, लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गया और बन गया लेड। ऑक्सीजन का हटना एक होता है अवकरण अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया, ठीक। और इसमें क्या है, ऑक्सीजन जुड़ा और बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, तो हो जाएगा ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक। तो इसमें कह रहा कौन गलत है। तो ध्यान से देखिए कि सीसा अपचयित हो रहा है, तो सीसा तो इधर लिखा है और कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, ये भी इधर लिखा है। तो अपचयित या उपचयित उत्पाद नहीं होता, अभिकारक होता है। अभिकारक या अभिकर्मक, ये दोनों के बारे में जो लिखा गया, यहाँ देखिए लिखा है और यहाँ जो लिखा है सही है। तो सी और डी सही है और ए और बी क्या है, गलत है। क्योंकि ए और बी में वर्णन किसका है, प्रोडक्ट के बारे में। प्रोडक्ट को अपचयित उपचयित नहीं लिखा जाता, तो यही हो जाएगा। मैंने क्या है, ए और बी गलत है। तो इसका आंसर नंबर कितना हो जाएगा, एक। ए और बी क्या हो जाएगा, यही असत के अनुसार यही आंसर सही होगा। अगला है, लौह ऑक्साइड एल्यूमिनियम से अभिक्रिया किया, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाया और लोहा अलग हो गया। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यह एक प्रकार का क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है। क्योंकि एल्यूमिनियम आधा ज्यादा क्रियाशील होने के कारण क्या किया, लौह ऑक्साइड से लोहा को हटा दिया, लोहा को हटाया और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाया, लोहा अलग हो गया। तो विस्थापन अभिक्रिया ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। लौह चूर्ण, लौह चूर्ण माने Fe और क्या है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल माने HCl डालते तो क्या होता है। तो यहाँ तो क्या करता है, लोहा हाइड्रोजन को हटा देगा, तो बनेगा FeCl2 और हाइड्रोजन गैस क्या होगा, अलग हो जाएगा। इसको संतुलित कीजिए, क्लोरीन 2, यहाँ क्लोरीन कितना एक है, यहाँ 2 करेंगे तो हाइड्रोजन भी 2 हो गया, तो यहाँ 2 है। अब देखिए, लोहा जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भी क्रिया किया तो की बना, आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकला। तो यहाँ मिलाइए, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, तो यहाँ लिखना हाइड्रोजन गैस बनता है और आयरन क्लोराइड बनता है। देख लीजिए, हाइड्रोजन गैस बन रहा है, आयरन क्लोराइड बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। आप लोग पढ़े होंगे, अम्लीय माध्यम में लाल होता है, अम्लीय माध्यम में लाल, क्षारीय माध्यम में क्या होता है, नीला होता है। अम्लीय माध्यम में लाल लिटमस पेपर जो होता है, अम्लीय माध्यम में लाल और क्षारीय माध्यम में नीला होता है। तो लाल को नीला बना दिया, एकर मतलब क्षारीय बना दिया। तो क्षारीय का पीएच मान कितना लिखा थे, क्षारीय का पीएच मान लिखा थे 7 से अधिक, 7 से अधिक लिखा थे। तो इसमें देख लीजिए, क्षारीय में 7 से अधिक किसका पीएच मान, 1 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। 7 से अधिक जो होगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें आगे क्वेश्चन कह रहा है, हाँ, कोई बिलियन अंडे के पीसे हुए कवच, अंडे के पीसे हुए कवच जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 होता है, ठीक। पीसे हुए कवच से भी क्रिया करिए गैस उत्पन्न करता है और वह गैस चूने की पानी को दूधिया करता है। तो चूने की पानी को दूधिया करने वाला गैस कौन है, CO2 गैस है। आप लोग को याद रखना है कि CO2 गैस जो है चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो इस बिलियन में क्या हो सकता है, तो एक प्रकार के क्या है, ध्यान देना है, यहाँ लवण है, ये भी लवण है, ये भी लवण है। तो यहाँ क्या है, ये क्षार है एक प्रकार का, और ये क्या है कि यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ध्यान देना इसमें कि इसमें क्या रिएक्शन बनेगा, ये दोनों रिएक्शन कराइए, ये दोनों रिएक्शन कराएंगे तो हम इसका रिएक्शन यहाँ करा देते हैं। CaCO3 जब HCl से भी क्रिया किया तो क्या बनेगा, तो बनेगा CaCl2 बनेगा, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, ठीक है। अब इसमें संतुलित कर लीजिएगा आप लोग। तो इसमें देखिए, इससे अभी क्रिया किया क्या बना, कैल्शियम क्लोराइड, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। तब कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को दूधिया करता है। तो इसमें कह रहा है मैंने क्या है, पीसे हुए अंडे का कवच जो है कैल्शियम कार्बोनेट सभी क्रिया करे, गैस उत्पन्न करे। कौन गैस, तो कौन गैस उत्पन्न हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को दूधिया करेगा। तो इस बिलियन में क्या हो सकता है, लवण है, ये भी लवण है, ये भी लवण है, तो इस बिलियन में अम्ल होगा। अम्ल जब क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से क्रिया करता है तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। अगला है,
सोडियम हाइड्रोक्साइड का 10 मिलीलीटर बिलियन, HCl के 8 मिलीलीटर बिलियन को पूर्णतः क्या करता है, उदासीन कर देता है। यदि हम NaOH के उसी बिलियन का 20 मिलीलीटर लें तो उसे उदासीन करने में HCl के उसी बिलियन में कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। ध्यान दीजिए, 10 मिलीलीटर क्या कर रहा है, 8 को उदासीन कर रहा है। 10 किसको कर रहा है, 8 को। अब क्वेश्चन में पूछ दिया 20 कितना करेगा, तो 10 क्या है, 8 हो गया, और यहाँ 10 का दुगुना देखिए 20 है, तो आंसर में भी क्या होगा, 8 का दुगुना कौन आंसर है, देख लीजिए, तो 8 के दुगुना क्या हो जाएगा, 16 मिलीलीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो। 10 कितना कर रहा है, 8 को कर रहा है, तो 20 कितना करेगा, तो 10 के दुगुना 20 है, तो 8 के दुगुना 16 मिलीलीटर हो जाएगा। अगला देखिए, आगे क्वेश्चन है, हाँ, अपच। अपच माने क्या है, अनकसर या अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में किस औषधि का उपयोग किया जाता है। माने जब अपच होता है तो उसको कहते हैं एसिडिटी हो जाना, माने क्या, एसिड की मात्रा बढ़ जाना। तो एसिड को मात्रा जो बढ़ा है उसको कम करने क्या करें, एंटी एसिड खाएंगे। तो यहाँ देखिए लिखा है एंटी एसिड, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। माने अपच माने अम्लीयता बढ़ गया तो उसको कम करने के लिए क्या करेंगे, एंटी एसिड, एसिड का एंटी खाएंगे तो इसलिए एंटी एसिड, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 के सी हो जाएगा। आगे देखिए, हाँ, कारण निम्न में कौन युगल, युगल मैंने होता जोड़ा, विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। देखिए, सोडियम क्लोराइड यहाँ कॉपर है, सोडियम से कम क्रियाशील कॉपर है, विस्थापन नहीं होगा। मैग्नीशियम क्लोराइड यहाँ एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम से ज्यादा क्रियाशील मैग्नीशियम है, विस्थापन अभिक्रिया नहीं होगा। लौह सल्फेट है, यहाँ सिल्वर है, सिल्वर से ज्यादा क्रियाशील लोहा है, इसलिए अभिक्रिया नहीं होगा। यहाँ देखिए कॉपर है, यहाँ सिल्वर है, हाँ, सिल्वर से ज्यादा क्रियाशील कॉपर होता है, माने चांदी से ज्यादा क्रियाशील कौन है, कॉपर है, इसलिए क्या करेगा, ज्यादा क्रियाशील होने के कारण इसको हटा देगा, तो यही क्या करेगा, यही जोड़ा विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, लोहे के फाइन पैन, फाइन पैन है, माने लोहे का कोई कढ़ाई या कनस्तर है, को जंग से बचाने के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त होगा, बढ़िया होगा। तो देखिए, फाइंग पैन को, लोहे के फाइंग पैन से अगर क्या करेंगे, जंग से बचाना है तो ग्रिज लगाएंगे तो ये नहीं होगा, क्योंकि ग्रिज लगाने से क्या होगा, ग्रिज लगाने से वो जल जाएगा, आग में खाना बनेगा तो जल जाएगा। पेंट लगाएगा तो पेंट भी जल जाएगा। तो यहाँ पर क्या, कौन, देखिए, जिंक की परत जस्तीकरण करेंगे, जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को कहते हैं जस्तीकरण, जस्तीकरण, जस्तीकरण या यदस लेपन, जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, जस्तीकरण या यदस लेपन। माने लोहे के फाइन पेन को अगर जंग से बचाना है तो क्या करना है, जस्तीकरण करेंगे, माने जस्ते की परत चढ़ाएंगे। अगला, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, यह यौगिक जल में विलय है। यहाँ पर पॉइंट पकड़ना, क्या जल में विलय है, तो क्या तत्व क्या हो सकता है, तो देखिए, जल में विलय क्या होगा, कोई यौगिक धातु से भी क्रिया करेगा, कार्बन, तो जल में विलय नहीं होगा, सिलिकॉन भी नहीं करे विलय करेगा, लोहा भी मैंने क्या करेगा, धातु से भी क्रिया करेगा, तो मैंने जल में विलय नहीं होगा। लेकिन कैल्शियम धातु जो है, क्या है, कैल्शियम धातु क्या करता है, ऑक्सीजन से भी क्रिया कर, कैल्शियम धातु ऑक्सीजन से भी क्रिया करके उच्च गलनांक वाला कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। अब आप लोग जानते हैं कैल्शियम ऑक्साइड माने चूना, चूना जल में विलय होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, जल में विलय वाला क्या हो जाएगा, कैल्शियम। आगे देखिए, हाँ, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है, क्यों, तो इसका सही आंसर होगा महंगाई, नहीं तो गलत है। टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक, ये भी गलत ऑप्शन है। टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील है, माने आपको डिब्बों पर माने जिंक का लेप नहीं चढ़ाना है, जिंक का लेप नहीं चढ़ाना, किसका चढ़ाना है, टीन का लेप। तो टीन का लेप क्यों चढ़ाया जाता है, क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, रिएक्शन कर लेगा, तो क्या है, टीन टीन की अपेक्षा जिंक अधिक नहीं है, तो टीन कम होगा, तो टीन कम क्रियाशील है, इसीलिए हम टीन का लेप चढ़ाते कि जल्दी अभिक्रिया नहीं करे। तो ऑप्शन नंबर इसका सी ही सही होगा, तो क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अगला, इथेन का आणविक सूत्र इतना C2H6 है, इसमें कितने सात संयोजक बंधन होता है, तो इसका देखिए संरचना सूत्र लिखते हैं हम, कार्बन कितना, 2 है, तो कार्बन 2 दे दीजिए, इस तरह कार्बन 2 दे दी,
प्रत्येक कार्बन के पीछे 4 बॉन्ड होता है, तो 1 2 3 4, 4 बॉन्ड होगी। इस कार्बन के पास 1 2 3 4, अब सभी जगह हाइड्रोजन दीजिए, सभी जगह क्या देना है, हाइड्रोजन। अब देखिए कार्बन दो हाइड्रोजन कितना छो, 1 2 3 4 5 6, इसमें कितना सहसंयोजक बंधन है, तो इसको काउंट कीजिए। सहसंयोजक बंधन को क्या करना है, हमें काउंटिंग करना है। देखिए ये पहला 1 2 3 4 5 6 7, आप गिन लीजिए टोटल कितना सहसंयोजक बंधन आ गया, 7 गो सहसंयोजक बंधन है, कितना आया, तो 7 सहसंयोजक बंधन बने, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, 7 सहसंयोजक बंधन होगा। अगला है ब्यूटेनॉन चतुर कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह, प्रकार्यात्मक समूह माने होता है क्रियाशील मूलक, क्रियाशील मूलक क्या होगा, क्रियाशील मूलक क्या होगा, माने क्या है, देखिए ब्यूटेनॉन, नॉन लगन है, नॉन माने कीटोन, नॉन किसका लगता है, कीटोन का लगता है, तो नॉन किस में लगा है, तो देखिए यहाँ देखिए लिखा है कीटोन, नॉन है, टोन है लगन, यहाँ नॉन है, यहाँ टॉन है, तो मैंने उसी का व्युत्क्रम लिखा गया है, तो उसी से व्युत्पत्ति होते हैं, क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, कीटोन होगा, बाकी नहीं होगा। अगला है, ध्यान दीजिए, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही, बर्तन की तली जो बाहर से काला हो रहा, काली उस पर बैठ रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ, भोजन पूरी तरह नहीं पक रहा है, नहीं, ये नहीं आंसर होगा। ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रही, यही आंसर होगा, ईंधन पूरी तरह से जल नहीं रहा है। और एक आंसर ये भी सही, ईंधन आद्र, आद्र में ईंधन में कुछ मात्रा में पानी चला गया, इसलिए ईंधन आद्र, ये भी सही है, ये भी सही है, माने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यदि बी सही है, यहाँ सी होगा, मिस्टेक से यहाँ पर आ गया बी, यहाँ हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं सी, क्या हो जाएगा, यहाँ सी होगा, ठीक। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जलेगा, अर्धजलीय ईंधन के कारण कार्बन ज्यादा मात्रा में निकलता है और जलवाष्प भी निकलता है, इसलिए क्या होगा, क्यों, उसका तली काली हो जाएगा। ऑप्शन ये भी सही है कि ईंधन आद्र है, लेकिन इससे ज्यादा सही क्या हो जाएगा, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रही, यही आंसर होगा। अगला, आवर्त सारणी में बाईं से दाएं जाने पर मैंने प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत है, मैंने बाईं से दाएं जाएंगे तो इसमें कौन सा मैंने प्रवृत्ति के बारे में क्या हो जाएगा, असत हो जाएगा, गलत चुनना है, कौन सा असत, असत में क्या चुनना है, गलत चुनना है। तो तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती, सही है, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, मैंने संयोजकता परमाणु संख्या बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉनों की संयोजकता भी बढ़ता है, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते, ही गलत हो जाएगा, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं करता है, मैंने क्या है, इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता कम होता है, यहाँ लिख रहा आसानी से त्याग करता है, तो यही गलत ऑप्शन होगा, असत का गलत आंसर हो जाएगा, आसानी से त्याग करता है, यही गलत है, बाकी ए बी और डी सही है। आगे देखिए, आगे कह रहा है तत्व Cl2 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है जो ठोस है तथा जिसका गलनांक अधिक है, आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः किस समूह के अंतर्गत होगा। देखिए सोडियम यहाँ Cl2 नहीं बनाएगा, एल्युमिनियम क्या अगर Cl3 बनाएगा, सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन भी क्या है, 2 नहीं लगाएगा। मैग्नीशियम के बाहरी कक्षा, देखिए मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है, मैग्नीशियम का यहाँ लिख देते हैं, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या बाहरी होता है, तो पहला में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 2, बाहरी कक्षा में 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो बन जाएगा मैग्नीशियम पर +2, मैग्नीशियम पर +2 है, और यहाँ Cl पर होता है -1, 1 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, तो इसका कितना बन जाएगा, Mg1 यहाँ आ गया और 2 यहाँ आ गया, MgCl2, ये प्लस माइनस खत्म हो जाता है आयन के रूप में, तो MgCl2, तो MgCl2 बनाने के लिए क्या चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, क्या चाहिए, मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। मनुष्य में ब्रिक को हम किडनी कहते हैं, किडनी, या इसे हम गुर्दा भी कहते हैं, गुर्दा, मनुष्य का जो ब्रिक है एक प्रकार का किडनी या गुर्दा भी इसको कहते हैं, तंत्र का भाग जो संबंधित है, किससे संबंधित, उत्सर्जन, किससे संबंधित है, उत्सर्जन से, क्या करता है, ब्रिक क्या करता है, मूत्र को छान कर बाहर निकालता है और ब्लड को क्या करता है, शोषित कर लेता है, तो ये उत्सर्जन से संबंधित है। पादप में जाइलम, जाइलम जो होता है जल का परिवहन करता है, जाइलम किसका परिवहन करता है, जल का। एक और होता है फ्लोयम, एक क्या होता है, फ्लोयम, फ्लोयम माने फल, माने खाद्य, खाद्य पदार्थों का वहन करता है, वहन माने परिवहन,
तो आप लोग को याद रखना है जाइलम किसके लिए कहा है उत्तरदायी, जल के परिवहन के लिए, और फ्लोएम खाद्य पदार्थों के परिवहन के लिए। अगला स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक, स्वपोषी पोषण माने पेड़ पौधों के लिए क्या आवश्यक है, तो इसको कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए और जल भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए और सूर्य प्रकाश भी चाहिए। मैंने प्रकाश संश्लेषण में लिखा है इतना सब कुछ मिलेगा तब भोजन बनाएगा। तो मैंने पेड़ पौधों के लिए या स्वपोषण के लिए ये चारों, 1 2 3 4 चारों कच्ची सामग्री भी है, ये क्या है सभी जरूरी थी। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे देखिए, पायरुवेट के विखंडन से या कार्बन डाइऑक्साइड मैंने CO2 देता है, जल मैंने H2O देता है और ऊर्जा देता है। यह क्रिया कहाँ होती है, यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। मैंने क्या है पायरुवेट या ग्लूकोज जब टूटेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जल बनेगा, ऊर्जा बनेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा घर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्जा घर, जिसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल माने कोशिका में ऊर्जा घर या शक्ति घर या बिजली घर कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ये भी परीक्षा में पूछा गया। निम्नलिखित में कौन पादप, पादप माने पौधा, पादप माने क्या होता है, पौधा, पौधा का हार्मोन है। इंसुलिन नहीं है, थायरोक्सिन नहीं है, एस्ट्रोजन नहीं है, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन जो है पौधों का हार्मोन है, इसे पादप हार्मोन हम कहते हैं। अगला है तंत्रिका, दो तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका को क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहा जाता है, न्यूरॉन। न्यूरॉन हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका, परीक्षा पूछे हमारे शरीर की सबसे लंबी या बड़ी भी पूछ दे तो आपको याद रखना क्या, न्यूरॉन। तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान, तंत्रिका कोशिका के बीच में थोड़ा खाली गैप होता है जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर पाया जाता है, समझा। खाली स्थान को क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं, सिनेप्स या सिनेप्टिक दरार कहते हैं, सिनेप्टिक, सिनेप्टिक दरार कहा जाता है। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं सिनेप्स या सिनेप्टिक दरार कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अगला मस्तिष्क उत्तरदायी, मस्तिष्क का क्या काम है, तो सोचना, सोचने के लिए भी मस्तिष्क उपयोगी है, सोचने के लिए भी सही है। और क्या है, हृदय के स्पंदन माने हृदय क्या करे, कैसे काम करेगा नहीं करेगा उसके लिए भी जरूरी है, और शरीर के संतुलन के लिए भी जरूरी, माने सभी, मस्तिष्क का काम जो है सभी काम है। तीनों ऑप्शन सही, इसलिए डी होगा ऑप्शन। आगे देखिए, आगे लिख रहा है अलैंगिक जनन मुकुलन, मुकुलन माने क्या, बडिंग द्वारा, मुकुलन द्वारा किसका होता है, तो ईस्ट में होता है। किसमें होता है, ईस्ट में होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है, तो ईस्ट का होता है। आप लोग को याद रखना। निम्नलिखित में कौन मादा जनन तंत्र, मादा माने स्त्री, स्त्री, मादा ने क्या, स्त्री का जनन तंत्र का भाग नहीं है, माने स्त्री का नहीं है मतलब पुरुष का होगा। तो अंडाशय स्त्री में होता है, गर्भाशय भी स्त्री में होता है, हिंड वाहिनी भी स्त्री में होता है, लेकिन शुक्रवाहिका जो होता है जिससे शुक्राणु निकलता है, शुक्राणु निकलता है, ये पुरुष का भाग है। किसका भाग है, पुरुष का। तो माने मादा जनन भाग नहीं होगा, तो ये क्या होगा, पुरुष जनन भाग होगा। शुक्रवाहिका माने इससे शुक्राणु निकलता है। पराग कोश में क्या होता है, पराग कोश में पीला पाउडर के जैसा एक पदार्थ होता है जिसे कहते हैं परागकण। क्या कहते हैं, परागकण। अगर परागकण किससे निकलता है, परागकोश से, परागकोश से क्या निकलता है, परागकण। ठीक है, आगे देखिए। हाँ, मेंडल साहब, मेंडल के एक प्रयोग में लंबे मटर के पौधे जिनके बैगनी पुष्प, बैगनी रंग के पुष्प का संकरण बौने पौधे जिनके सफेद पुष्प थे कराया गया, जिनकी संतति के सभी पौधों में पुष्प बैगनी रंग के थे, तो उनमें लगभग आधे बौने थे। आधे क्या थे, बौने थे, आधे बौने। इसमें कहा जा सकता है कि लंबे जनक पौधों की अनुवांशिक रचना क्या थी, तो इसका आप लोग क्या है, आधा माने आधे बौने, तो हो गया लंबा के टी लिख देंगे, और इसमें आधा बौना है तो एगो बड़ी टी एगो छोटी टी हो जाएगा। ठीक, और इसमें क्या है लिख रहा है, जनक के बारे में पूछ रहा है। जनक मैंने इसमें क्या कह रहा है, सफेद पुष्प, सफेद पुष्प को क्या कहते हैं, सफेद को हम व्हाइट बोल सकते हैं, तो दोनों व्हाइट हो जाएगा, बड़ी डब्लू बड़ी डब्लू। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, माने बड़ी टी लंबे के लिए और छोटी टी बौने के लिए। हाफ हाफ आधा लिख रहा था, दोनों रह जाएगा बराबर मात्रा में आधा हो गया। और इसमें क्या कह रहा है, सफेद यहाँ कह रहा है, क्या कह रहा है, सफेद कर रहा है। सफेद क्या होगा, बड़ी डब्लू मैंने क्या होगा, व्हाइट व्हाइट। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, बड़ी टी छोटी टी बड़ी डब्लू ऑप्शन सही होगा। समजात अंक का उदाहरण, समजात अंक किसे कहते हैं, जिसके रचना,
रचना समान किंतु कार्य क्या होता है भिन्न। रचना समान, रचना या उत्पत्ति समान होता है, कार्य भिन्न हो जाता है, उसी को हम संज्ञात अंग कहते हैं। तो हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपात, हम अपना हाथ से क्या करते हैं कि वो चीज पकड़कर खाना खाते हैं, और कुत्ता अपना अग्रपात से क्या करता है कि किसी चीज को नकोचता है। माने रचना एक जैसा लग रहा है लेकिन काम अलग अलग है। हम क्या करते हैं पकड़ कर क्या करते हैं किसी चीज को खाते हैं, कुछ काम करते हैं, कुत्ता क्या करता है पकड़ कर क्या करता है उसे नोचता है या तो कुछ उसे कबाड़ता है। हमारा दांत और हाथी का दांत, हमारा दांत और हाथी के दांत की रचना समान है, लेकिन हमारा दांत क्या है नॉर्मल चीज को चिबा सकता है, तोड़ सकता है, और हाथी का दांत बहुत मजबूत टहनियों को तोड़ सकता है। माने रचना सेम है लेकिन कार्य भिन्न भिन्न है। आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तरी, माने आलू और घास का ऊपरी भूस्तरी जो होता है एक जैसा रहेगा, लेकिन दोनों का काम क्या है अलग अलग होता है, इसलिए इसमें समजात अंक उदाहरण सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, अगला विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता, चिंपैंजी। चिंपैंजी और हमारा करीब 99% लक्षण मिल जाता है। माने विकासीय दृष्टिकोण से हमारे किससे अधिक समानता, चिंपैंजी के। चिंपैंजी से हमारा लक्षण बहुत मेल खाता, करीब 99% मेल खा जाता है। अला निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं होता। हम जल का भी लेंस बना सकते हैं, कांच का भी बना सकते हैं, प्लास्टिक का भी लेंस बनेगा, लेकिन मिट्टी का लेंस नहीं बनेगा। मिट्टी का लेंस नहीं बनेगा, मिट्टी का लेंस क्या होगा नहीं बनेगा। तो याद रखना है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि किसका लेंस नहीं बनेगा, तो यार नहीं माने असत प्रकार किसका लेंस नहीं बनेगा, तो मिट्टी का लेंस नहीं बनेगा, मिट्टी का लेंस नहीं बनेगा। मिट्टी का लेंस क्या होगा, मिट्टी का लेंस नहीं बने, मिट्टी रहे, लकड़ी रहे, लोहा रहे, तांबा रहे, सब का लेंस नहीं बनता। हो गया। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बीम, बीम माने होता है वस्तु, बीम माने क्या होता है वस्तु, कावतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ हुई, तो जब अवतल दर्पण में एक ही कंडीशन आता है कि वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच रहेगा। ध्रुव और फोकस के बीच रहेगा तो उसका क्या होगा, कैसा प्रतिबिंब बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और वस्तु से बड़ा रहेगा। मैंने क्या दर्पण के ध्रुव और मुख फोकस के बीच वाला कंडीशन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे। उत्तल लेंस में समान वास्तविक तो कई प्रतिबिंब बनता है, लेकिन समान साइज का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जब फोकस दूरी की दुगनी दूरी, फोकस दूरी की दुगनी दूरी मैंने क्या 2f पर रहेगा, कहाँ रहेगा 2f पर रहेगा। तो 2f पर अगला किसी गोलीय दर्पण और पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभव है। ये अंक नहीं पकड़े, यहाँ देखिए की लिखा है -15, -15 माने क्या है किसका, एक दर्पण एक लेंस, कौन दर्पण कौन लेंस होगा जिसका फोकस दूरी माइनस में आएगा। तो आप लोग को हम चिन्ह परिपाटी में बताए थे कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी माइनस होता है, दर्पण में क्या हो जाएगा जो कि माइनस अवतल, और लेंस में क्या हो जाएगा, लेंस में भी अवतल, तो दोनों जगह लेंस भी अवतल और दर्पण भी अवतल, दोनों की फोकस दूरियां क्या होता है माइनस होता है। तो यही ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे देखिए, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा, सीधा मैंने क्या है काल्पनिक, सीधा मैंने क्या हो गया काल्पनिक बनेगा, हमेशा क्या बनेगा काल्पनिक बनेगा। तो काल्पनिक प्रतिबिंब किस में बनता है, समतल में भी बनता है और उत्तल में भी बनता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका डी नंबर ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, ऑप्शन यहाँ गलत दिया गया है, यहाँ लिख लीजिएगा, इसमें ये हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर इसका डी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, समतल और उत्तल दोनों में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। आगे देखिए, किसी शब्दकोश मैंने क्या है डिक्शनरी, डिक्शनरी में पाए गए छोटे अक्षरों के पढ़ने से आप निम्नलिखित में कौन सा लेंस का पसंद करेंगे। तो छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किस लेंस का, उत्तल लेंस का, याद रखना। माने हमें निकट की वस्तु देखना उत्तल लेंस और दूर की वस्तु देखना है तो अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो छोटे छोटे अक्षरों पढ़ने में उत्तल लेंस लगाते हैं, लेकिन उत्तल लेंस यहाँ 2 ऑप्शन में है। देखिए ऑप्शन नंबर सी में भी उत्तल लेंस है और ऑप्शन नंबर ए में भी उत्तल लेंस है। तो लेकिन होगा क्या, तो ध्यान रखना, आप लोग पढ़े होंगे P = 1/f,
जिसका फोकस दूरी अधिक होगा उसका क्षमता कम होगा, जिसकी फोकस दूरी कम होगी उसकी क्षमता अधिक होगी। ये 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी को उत्तर लेना, तो 50 सेंटीमीटर ज्यादा है ना, तो इसका क्षमता कम होगा, तो इसका क्षमता कम क्षमता होगी, कम क्षमता होगा। ठीक, और इसका देखो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो इसका फोकस दूरी कम है, 5 सेंटीमीटर है, तो क्षमता क्या हुआ, अधिक। इसके तुलना में ये होगी अधिक क्षमता, अधिक क्षमता। तो हमको छोटा छोटा अक्षर पढ़ना है, तो हम क्या करेंगे, अधिक क्षमता वाला उत्तर लगाएंगे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला करें मानव नेत्र अभी नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने के लिए विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु को फोकसित कर सकता थे, ऐसा हो पाने का कारण क्या है। माने हम दूर या निकट स्थित वस्तु को देखते हैं, अपने फोकस दूरी को बदल कर, अपने फोकस दूरी को क्या करें, बदल कर, तो इस समंजन क्रिया कारण होता है। किसके कारण होता है, नेत्र की समंजन क्षमता के कारण होता है, या समंजन क्रिया बोल सकते हैं। इसका समंजन होने ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहते हैं, रेटिना, रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं, रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं, रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं, रेटिना या क्या कहते हैं, दृष्टि पटल। माने मानव नेत्र में क्या प्रतिबिंब बनता है, रेटिना या दृष्टि पटल पर उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, जो प्रकाश स्नायु द्वारा मस्तिष्क में जाता है, जहां हमें सीधा वस्तु देखने का आभास होता है। अगला है समान दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम या न्यूनतम दूरी का है, या न्यूनतम बिंदु का है। मैंने अल्पतम दूरी या न्यूनतम मैंने बिंदु का है, कितना होता है, तो लगभग 25 सेंटीमीटर, कितना, तो लगभग 25, ऑप्शन नंबर सी। यही क्वेश्चन दे देगा अधिकतम दूरी, क्या दे देगा, अधिकतम दूरी कह दे, अधिकतम दूरी या तो अधिकतम दूरी, या तो क्या कहेगा, अधिकतम दूरी या दूर बिंदु कहेगा, तो क्या हो जाएगा, अनंत, क्या हो जाएगा, अनंत। न्यूनतम दूरी का है तो क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर, या न्यूनतम दूरी क्वेश्चन में, और यह अधिकतम दूरी का है, महत्तम दूरी का है, दूर बिंदु का है, तो अनंत आंसर होगा। आगे देखिए, आगे कह रहा अभी नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो पक्षमाभी या सिलियरी पेशियां, पक्षमाभी या सिलियरी पेशियां ही क्या करता है, अभी नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बदल सकता है, पक्षमाभी या सिलियरी है। प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में, कितना बराबर भागों में, 5 बराबर भागों में काटा गया है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में क्या है, समांतर क्रम में संयोजित किया गया है। तो यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आर डैश है, तो आर बटे आर डैश का अनुपात का मान क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर 5 R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R4 बराबर R5, सब के मान कितना होगा, R बटे 5। माने आर प्रतिरोध को 5 बराबर भागों में बांट दिया, तो सब का मान होगा R बटे 5। इसे पार्श्वबद्ध किया गया, पार्श्वबद्ध के कारण तुल्य प्रतिरोध 1 बटे R डैश का मानिए, लिखा है आप लोग को 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3 प्लस 1 बटे R4 प्लस 1 बटे R5 लिखाए थे। अब सब का मान कितना है, 1 बटे R बटे 5, R1 का मान इतने है, यहाँ हो जाएगा 1 बटे R बटे 5 प्लस 1 बटे R बटे 5 प्लस 1 बटे R बटे 5 और प्लस 1 बटे R बटे 5, सबको जोड़िए, सब उलट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 1 बटे R डैश का मान आ जाएगा 5 बटे R प्लस 5 बटे R प्लस 5 बटे R प्लस 5 बटे R प्लस 5 बटे R, सब उलट जाएगा इसमें, तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा 25 बटे R, यार भागा में उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, आ जाएगा R ऊपर आ जाएगा ना, तो R बटे R डैश का जो मान हो जाएगा कितना आ जाएगा, 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 25। R बटे R डैश का मान ही पूछ रहा 25, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी नंबर सही होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पद विद्युत शक्ति को दर्शाता है, तो इसमें विद्युत शक्ति लिखा है P बराबर W बटे T, ये भी विद्युत शक्ति का सूत्र है, VI भी शक्ति का सूत्र है, और I स्क्वायर R भी है, अब V स्क्वायर बटे R भी। ये जो 4 फॉर्मूला दिख रहा है, चारों शक्ति का सूत्र है, तो इसमें चारों मिलाइए, इसमें कौन मिल रहा है, ये मिल रहा है V स्क्वायर बटे R, यही शक्ति को निरूपित कर रहा है। अगला, किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट और 100 वाट है, जब इसे इतना से प्रचालित किया, मैंने इतना जोड़ा गया, तो इसके द्वारा उपभोक्त
शक्ति मैंने कितना शक्ति का व्यय होगा। तो इसके अनुसार देखिए यहाँ दिया है 220 वोल्ट दिया है, अब पावर दे दिया है 100 वाट। तो इससे क्या है लिखा है आप लोग को P बराबर V स्क्वायर बटे R। तो इसमें R को यहाँ लाइए और P को यहाँ लाइए, एक्सचेंज कीजिए तो आ जाएगा R बराबर V स्क्वायर बटे P। तो V स्क्वायर, V के मान कितना 220, दो बार लेना 220 गुना 220, आप P के मान कितना 100, तो सोना कट जाएगा, फिर सोना कट जाएगा, कितना आ गया 22 गुने 22 ओम। ये प्रतिरोध का मान है, किसका मान आ जाएगा प्रतिरोध का। अब कह रहा है इसे इतना से जोड़ा गया, अब फिर अब क्या दे रहा है पुनः इसमें क्या कर रहा है V के मान दे रहा है 110 वोल्ट, 110 वोल्ट दे दिए, P के मान कितना दे रहा है 110 वोल्ट। अब इसके शक्ति पूछ रहा है तो इसको निकाल लेना है कि P बराबर V स्क्वायर बटे R लिखाए थे, तो V स्क्वायर V कितना 110 गुना 110, दो बार हो जाएगा स्क्वायर होने कारण। अब R के मान निकालने 22 गुने 22, काटिए 22 बचे दहोतल से, फिर 22 बचे दहोतल से, पचम 25 कितना हो जाएगा 25 वाट आंसर होगा। 25 वाट होने कितना ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी, ये न्यूमेरिकल है 25 वाट, इसका क्या न्यूमेरिकल इसका आंसर। अगला है दो चालक तार जिनमें पदार्थ की लंबाई और व्यास सब समान है तो उसे क्या करे परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा, फिर समांतर क्रम में जो पार्श्व क्रम में समांतर क्रम में जोड़ा गया तो उत्पन्न उष्माओं का अनुपात। जब सब समान है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा R1 बराबर R2 होगा, दोनों का मान R हो जाएगा। तो इसे जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो तुल इसको RS मान लेते हैं, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या लिखा था R1 प्लस R2, तो R प्लस R कितना हो जाएगा 2R। अब अगर इसको क्या है समांतर क्रम लागे तो 1/R P लिखे थे, 1/R1 प्लस 1/R2, दोनों का मान कितना R है 1/R प्लस 1/R कितना हो जाएगा 2/R। ये दोनों साइड उल्टेगा, RP का मान निकालना तो यहाँ जाएगा RP का मान आ जाएगा R/2, R/2 आ गई ठीक। अब इसमें करा उष्माओं का अनुपात तो यहाँ लिखना है HS बटे HP, माने सीरीज हीट और पैरेलल हीट, माने श्रेणी क्रम का उष्मा और समांतर क्रम का उष्मा का। तो इसका उष्मा फॉर्मूला लिखा है V स्क्वायर बटे R गुने T, इस श्रेणी क्रम के यहाँ यस लगा देंगे, इसका भी वही होगा V स्क्वायर बटे R गुने T, यहाँ P लग जाएगा। इसमें देखिए TT कट गया, ऊपर वाला जो कितने हो जाएगा V स्क्वायर बटे R यस और नीचे वाला उलट जाएगा तो हो जाएगा RP बटे V स्क्वायर चल गया, कितना गया RP बटे R यस। RP का मान आपने निकाला, कितना निकाला है R/2, R/2 और RS का मान कितना दिया है 2R दिया, कितना दिया है 2R। इसके नीचे कोई ना तो एक दे देंगे तो R/2 हो जाएगा, ये उलट जाएगा 1/2R, R कट जाएगा कितना 1/4, 1/4 को लिख सकते हैं या करके 1:4, 1:4 कितना ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी 1:4 आंसर इसका होगा ठीक। किसी विद्युत धारा सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, भीतर चुंबकीय क्षेत्र कहेगा तो सभी बिंदुओं पर लगभग में क्या होता है समान होता है, परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र का मान लगभग में समान होता है, इसलिए सभी बिंदुओं पर समान, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित होगा, जब भी कोई प्रोटॉन चुंबकीय क्षेत्र में फ्री माने मोशन करेगा, मुक्त गति करेगा तो उसका वेग बदलता है, क्या बदलता है तब वेग बदल रहा है तो संवेग भी बदलेगा, क्योंकि संवेग बराबर आप लोग पढ़े थे द्रव्यमान गुने वेग। अगर वेग बदल रहा है तो वेग इसमें भी संवेग भी बदलेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर दोनों हो जाएगा सी और डी, सी और डी। माने इस तरह क्वेश्चन आएगा तो सी और डी वहां परीक्षा में यूज करके वहां ऑप्शन मिल जाएगा, तो सी और डी दोनों संवेग और वेग दोनों बदलेगा ठीक है, दोनों इसका सही होगा। अगला है तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति करती है तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा कितने परिभ्रमण में बदलेगी, माने एक प्रकार की होगी आर्मेचर, आर्मेचर जब माने क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उसका आधा घूर्णन में उसका दिशा बदलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आधे, क्या हो जाएगा आंसर आधे हो जाएगा। आगे है पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेश माने अल्फा कण है किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर प्रक्षेपित हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी तो इसका हो जाएगा ऊपरी मुखी, क्या हो जाएगा ऊपरी मुखी, क्या हो जाएगा इसका ऊपरी मुखी। इसको क्लास में डिस्कस कर देंगे कि इसका क्या हो जाएगा किस प्रकार ऊपरी मुखी होगा। ये क्या है कि मैं क्या कहता फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से ऊपरी मुखी आएगा। अगला है
निम्नलिखित में कौन से किसी लंबे विद्युतीय धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। माने आप किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित कीजिएगा तो उसके चारों ओर लौह चूर्ण क्या होगा? सज जाएगा। और उसका केंद्र क्या होगा? केंद्र उसका क्या हो जाएगा? तार होगा। केंद्र उसका क्या बनेगा? तार बनेगा। अगला है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। कुंडली और चुंबक के बीच अपेक्षित गति कारण कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। माने कुंडली को चुंबक के अंदर नचाना है या तो क्या करना, कुंडली के भीतर चुंबक को ले जाना या लाना है। तो इसको मैंने क्या, माइकल फैराडे ने बताया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था? फैराडे साहब ने किया था। किसने किया था? फैराडे साहब ने किया था। फैराडे साहब ने किया था। ये भी परीक्षा में पूछा गया। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज फैराडे साहब ने किया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का ही परिभाषा। अगला विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति। युक्ति माने होता है यंत्र। माने विद्युत धारा जो उत्पन्न करा उसका क्या नाम है? उसका नाम होता है जनित्र। माने जिसे हम डायनेमो भी कहते हैं। डायनेमो, जनित्र या डायनेमो। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र या डायनेमो कहते हैं। ठीक। आगे कह रहा है किसी एसी तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर है। तो क्या है? एसी जनित्र इतना ही अंतर नहीं होगा। अगला है, हाँ, एसी जनित्र में सर्पी वलय होता है। सर्पी माने गोलाकार वलय होता है। और जबकि डीसी जनित्र में होता है दिक् परिवर्तक माने अल्टरनेटर लगा रहता है। एसी जनित्र में दो माने क्या है? इसमें माने दो सर्पी वलय होता है और इसमें क्या होता है? दो अर्ध वलय होते हैं। तो यही इसका मेन अंतर हो जाएगा। अगला कारण, लघु पथन के समय विद्युत धारा का मान क्या होता है? लघु पथन के समय विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि बढ़ते इसका प्रतिरोध क्या होता है? बहुत घट जाता है, बहुत कम हो जाता है। लघु पथन के समय प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है तो धारा बहुत अधिक बढ़ जाए। क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे R बराबर V बटे I ओम के नियम से। तो इसमें क्या है? प्रतिरोध बहुत कम जाएगा, करंट क्या होगा? बहुत अधिक हो जाएगा, कम गति बढ़ेगा। तो ओम के नियम के अनुसार आप लोग याद करना है कि इसका करंट बहुत अधिक हो जाएगा, प्रतिरोध लगभग शून्य हो जाएगा। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल उत्तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो धूप वाले दिन भी तो करेंगे, अच्छा से करेंगे। गर्म दिन में भी अच्छा से करेंगे। पवन वाले आंधी तूफान आएगा, धूप भी रहेगा तो करेंगे। लेकिन बादल जिस दिन रहेगा उस दिन क्या कर सकते हैं? हम सौर जल उष्मा का उपयोग नहीं कर सकते। तो बादल वाले दिन सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जैव निम्नीकरणीय पदार्थ नहीं है? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ में जो जल्दी नहीं गलता उससे जैव निम्नीकरणीय पदार्थ नहीं, अजैव निम्नीकरणीय कहते हैं। मैंने यहाँ करा जैव निम्नीकरण। देखिए तो घास गल जाएगा, पुष्प मैंने फूल गल जाएगा, चमड़ा भी गल जाएगा। तो मैंने क्या जैव निम्नीकरणीय है? फलों के छिलके गलेगा, केक भी गलेगा, नींबू भी गल जाएगा। तो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। केक मैंने क्या गलेगा, लकड़ी भी कुछ समय में गलबे करेगा, घास भी गलेगा, जैव निम्नीकरण। लेकिन घास गलेगा, लकड़ी गलेगा, लेकिन प्लास्टिक नहीं गलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। प्लास्टिक के कारण ऑप्शन नंबर यही होगा बी नंबर कि इसमें जैव निम्नीकरणीय पदार्थ प्लास्टिक कारण में इसमें क्या जैव निम्नीकरणीय प्लास्टिक नहीं है, इस कारण सभी ऑप्शन में आ जाएगा। अगला, कौन आहार श्रृंखला मैंने खाने का एक फूड चेन है, आहार श्रृंखला है। तो देखिए इसमें किसको किसको खा सकता है? देखिए घास को बकरी खाता है। अब बकरी को क्या करता है? मानव खाता है। यही आहार श्रृंखला का सही आंसर होगा। बाकी देखिए घास को गेहूं नहीं खा सकता, बकरी को गाय नहीं खा सकती है, घास को मछली खाती है, लेकिन मछली को बकरी तो नहीं खाएगी। तो आहार श्रृंखला का सही एग्जांपल क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, याद रखना। आगे देखिए कि निम्न में कौन पर्यावरण मित्र का व्यवहार कहलाता है? बाजार जाते समय कपड़े का थैला, प्लास्टिक का थैला नहीं लेके कपड़े का थैला लेना है, सही है। कार समाप्त होने पर लाइट या बल्ब पंख तथा स्विच को बंद कर दे। मैंने हमें काम हो जाएगा, बल्ब भी बंद कर देंगे और पंखा भी बंद कर देंगे, जिससे विद्युत ऊर्जा बचेगा। ये भी हमारे पर्यावरण मित्र के लिए जरूरी है। माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय तुम्हारा विद्यालय पैदल जाना। मैंने माँ जब हमें क्या स्कूटर या स्कूटी से विद्यालय छोड़ रही है तो उसको कहेंगे कि भाई हमें नहीं छोड़ो, हम क्या करेंगे? विद्यालय पैदल ही जाएंगे। ये भी पर्यावरण मित्र बनने का काम है। इसमें सभी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो जैव मात्रा माने जीव जंतुओं के अवशेष से बनता है। तो लकड़ी भी क्या है? जैविक चीज है। गोबर भी है, गोबर गैस भी इसमें है। और उसके बाद क्या है? कोयला भी। लेकिन नाभिकीय ऊर्जा एक अलग चीज है। नाभिकीय ऊर्जा क्या है? अलग चीज है। ये क्या है? जैव मात्रा माने क्या है? इसमें भारी परमाणु द्रव्यमान वाले नाभिक का इस्तेमाल, यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया जाता है। ये जैव मात्रा का उदाहरण नहीं है।
जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में कौन ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से नहीं? सूरज की ऊर्जा के कारण भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होता है। पवन माने जो पवन हवा स्पीड चलता है गर्मी कारण होता है। और जैव मात्रा माने जीव जंतु अब घटित होकर क्या करता है, जैविक खाद बनता है या कोई माने क्या है ईंधन बनता है, तो क्या है सूरज का ही इस्तेमाल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। लेकिन नाभिकीय अभिक्रिया में क्या होता है, नाभिकीय ऊर्जा क्या है, सौर ऊर्जा से अलग है। आगे देखिए, दीवारों की सफेदी करने वाला चूना, तो ये क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे कहते हैं दीवार की सफाई करने वाला चूना कहते हैं, या इसे चूना जल कहा जाता है। चूना जल भी कहा जाता है, इसे बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है, बुझा हुआ चूना माने इसे चूना जल भी कहते हैं, बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसी से दीवार की पुताई किया जाता है। यही आपको बी नंबर में याद रखना है। आगे है संगमरमर। संगमरमर माने क्या है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaCO3। संगमरमर कहे, मार्बल कहे, पत्थर कहे, खड़िया या खली कहे, सबका सूत्र होगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट। अगला, वायु में जलाने से पहले किसके माने रिबन या फीता को साफ किया जाता है, तो इसमें मैग्नीशियम, मैग्नीशियम रिबन या फीता को क्या किया जाता है, साफ किया जाता है। तेल या वसा खाद्य पदार्थ हो या चिप्स या कुरकुरे की थैली में कौन सा गैस भरा होता है? आप लोग क्या करें, चिप्स या कुरकुरे को खाएंगे तो क्या होगा, उसमें एक प्रकार का गैस भरा रहता है, वो लगता है कि उसमें बहुत ज्यादा कुरकुरा है। तो जो गैस होता है वो नाइट्रोजन गैस होता है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस की प्रवृत्ति अक्रिय टाइप की होता है। ये क्या करता है, किसी भी तेलीय पदार्थ को ऑक्सीकृत होने से रोकता है, जिससे तेलीय पदार्थ जल्दी खराब नहीं होता है, उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। किस ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के बादलों की घिरा है? शुक्र या वेनस। शुक्र को हम वेनस भी कहते हैं, वेनस। शुक्र ग्रह का जो वायुमंडल है हल्के पीले मोटे रंग के सल्फ्यूरिक अम्ल के बादलों से घिरा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेटल तथा चींटी के डंक में कौन अम्ल पाया जाता है, तो इसमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल। इसका जो आयुपेक नाम होता है, फॉर्मिक अम्ल का जो आईयूपीएसी नाम जो होता है मेथेनोइक अम्ल होता है। परीक्षा पूछा गया फॉर्मिक अम्ल का आयुपेक नाम क्या होता है, मेथेनोइक अम्ल। ये क्या है, नेटल और चींटी दोनों के डंक में पाया जाता है। इसका जो सूत्र होता है HCOOH। इसका सूत्र क्या होगा, फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल का होता है HCOOH। इसका आयुपेक नाम होता है मेथेनोइक अम्ल, साधारण नाम फॉर्मिक अम्ल। अगला, हमारे शरीर का पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन का मान कितना होता है, तो 7 से 7.8 होता है। 7 से 7.8 होता है हमारे शरीर का पीएच मान होता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि ऊष्मा और विद्युत का सर्वोत्तम, सर्वोत्तम माने सबसे उत्तम, सबसे अच्छा चालक कौन है, ऊष्मा और विद्युत का। तो इसमें चांदी याद रखना, सबसे अच्छा चालक कौन है, चांदी, सबसे अच्छा चालक चांदी। दूसरा नंबर में तांबा आता है, तीसरा नंबर में ऑप्शन एल्यूमिनियम का आता है, याद रखना आप लोगों को। कमरे के ताप पर द्रवित अवस्था में पाया जाने वाला धातु, धातु बोलेगा तो क्या हो जाएगा, पारा। पारा को किया था संगत पीबी। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु पारा हो जाएगा, मैंने क्या हो जाएगा, पारा। सॉरी, पारा में पीवी नहीं होगा, फिर से बोलो, बोलियो। कमरे के ताप पर द्रवित अवस्था में पाया जाने वाला धातु, धातु अगर पूछेगा तो इसमें हो जाएगा पारा। पारा का संकेत क्या होता है, Hg, हाइड्रागिराम इसका लैटिन नाम होता, संकेत होता है Hg। पारा जो कमरे के ताप पर पाया जाने वाला द्रवित धातु है। ये कमरे के ताप को साधारण ताप भी कहा जाता है। द्रव रूप में पाया जाने अधातु बोलेगा, अधातु बोलेगा तो क्या हो जाएगा, इसका ब्रोमीन, Br। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु बोलेगा पारा, और यही अधातु बोलेगा तो ब्रोमीन। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ, प्राकृतिक पदार्थ बोले या सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ बोले या अधातु बोले तो हीरा। हीरा मैंने क्या, डायमंड। हीरा मैंने क्या हो गया, डायमंड। डायमंड सबसे कठोर मैंने क्या है, प्राकृतिक पदार्थ। इससे क्या है, शीशा को भी काटा जाता है। इससे क्या किया जाता है, शीशा, शीशा को क्या किया जाता है, काटा जाता है। शीशा को काटा जाता है किससे, हीरा से। अगला है एल्यूमिनियम पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ने की क्रिया क्या कहते हैं, इसे एनोडीकरण कहते हैं। एल्यूमिनियम क्या करता है, अपने ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का स्वयं रक्षा कवच चढ़ा देता है, जिसे हम एनोडीकरण प्रक्रिया ही कहते हैं। इसी कारण एल्यूमिनियम क्या होता है, जंग रोधी बन जाता है, इसमें जंग जल्दी नहीं लगता है। अगला एक्वा रेजिया, एक्वा रेजिया या अम्ल राज, इसे रॉयल जल भी कहते हैं, रॉयल, रॉयल जल।
एक्वारेजिया या अम्लराज रॉयल जल में सांद्र HCl मैंने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र HNO3 मैंने नाइट्रिक अम्ल का अनुपात क्या होता है? तो देखिए इसमें आपके याद रखना है इसके साथ कितना गुणांक है, 1 गुणांक है, और इसके साथ कितना गुणांक है, 3 गुणांक है। ये है पहले से, ये अनुपात चेंज हो सकता है, ये पीछे दे देगा, ये आगे दे देगा, तो उल्टा हो जाएगा। इसके साथ गुणांक 1 है, इसके साथ गुणांक 3 है। अब केमिस्ट्री का आप लोग संतुलित करके बराबर करते हैं, इसमें कितना गुना करेंगे कि दोनों बराबर हो जाए, इसमें कितना गुना, तो इसमें हम 3 गुना कर देते हैं, इसमें 1 गुना कर देते हैं। कितना गुना करेंगे, इसमें 3 गुना करेंगे, इसमें 1 गुना करेंगे, तो जो अपन मन से गुना के ही अनुपात में आएगा। इसके लिए सबके लिए लागू नहीं होता, तो बोलना 3:1, 3:1 कहाँ है, इतना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये पीछे दे देगा, ये आगे दे देगा, तो इस सिस्टम से बना लेना है, अनुपात हो जाएगा क्या, उलट जाएगा, 1:3 होगा। ऐसे आगे है पीछे है तो कितना हो जाएगा, 3:1 होगा। अगला कह रहा है कि अम्लराज में क्या घुल जाता है? अम्लराज में क्या होता है, सोना और प्लेटिनम घुल जाता है। सोना और प्लेटिनम क्या होता है, घुल जाता है। तो याद रखना सोना और प्लेटिनम। किस धातु को मिट्टी तेल, मिट्टी तेल को मैंने क्या कहते हैं, किरोसिन तेल भी कहा जाता है। किरोसिन तेल डुबो कर रखा जाता है, तो किसको रखा जाता है, सोडियम को। किसको रखा जाता है, सोडियम को। और जबकि सफेद फास्फोरस को जो क्या किया जाता है, जल में डुबा कर रखा जाता है। जल में, किसमें डुबा कर रखा जाता है, जल में। तो याद रखना है कि किरोसिन तेल को मैंने क्या, किरोसिन तेल में सोडियम को डुबा कर रखा जाता है और सफेद फास्फोरस को जल में डुबा कर रखा जाता है। ठीक, कार आगे सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है, पोटेशियम है। कौन है, पोटेशियम। कौन है, पोटेशियम। कौन है, पोटेशियम सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु है। अगला, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है। कितना कैरेट का होता है, 24 कैरेट का। और यह पूछ जाएगा आभूषण सोना, आभूषण सोना, आभूषण सोना जो होता है 22 कैरेट का होता है। कितना होता है, 22 कैरेट का होता है। 22 कैरेट का सोना आभूषण सोना, तो इसी से आभूषण बनता है, या ज्वेलरी सोना बोलना, इससे क्या जेवर जेठिया बनाया जाता है, मैंने 22 कैरेट का होता है। 2 भाग क्या किया था, कुछ अलग पदार्थ मिलाया जाता है। तो शुद्ध सोना कितना होता है, 22 नहीं 24 कैरेट का होगा शुद्ध सोना। और कारक कौन अधातु उष्मा तथा विद्युत का कुचालक, आप लोग पढ़ेंगे अधातु उष्मा तथा विद्युत का कुचालक होता, करंट प्रवाहित नहीं होगा और गर्म भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ करा कुचालक, तो ओनली वन क्या होता है, ग्रेफाइट एक लौता धातु है जो उष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता। कौन, ग्रेफाइट अधातु है, कार्बन का प्ररूप है, यह धातु है, उष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है प्राकृतिक गैस है, कोयला, पेट्रोलियम, सभी क्या है, सभी जो है जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल का उदाहरण है। प्रकृति में सबसे ज्यादा किसके यौगिक है, कार्बन के यौगिक। कार्बन में क्या है, श्रृंखलन गुण पाया जाता है। श्रृंखलन गुण, कार्बन में श्रृंखलन गुण पाया जाता है। श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति होता है। इस कार्बन एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध, तीनों प्रकार के बंधन से जुड़ता है, इसमें श्रृंखलन गुण पाए जाते हैं। इसके कारण दुनिया में सबसे ज्यादा किसका यौगिक है, कार्बन के यौगिक है। आधुनिक आवर्त सारणी जिसको क्या है, इसमें क्या है, मोसले ने बनाया। किसने बनाया, मोसले। आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया, मोसले साहब ने बनाया। इसमें कितने वर्ग, वर्ग माने होता है समूह, आवर्त माने क्या हो गया, पीरियड। माने वर्ग का है, समूह का है, या ग्रुप का है। आवर्त का है या पीरियड कितना होता है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग और 7 आवर्त होता है। 18 वर्ग और कितना होता है, 7 आवर्त। और जबकि मेंडली बलम जो बनाया गया था उसमें कितना वर्ग था, इसके आधा 9 वर्ग 7 आवर्त था मेंडली बलम। अगला है, किस रंजक के कारण पेड़ पौधों के पत्ते हरे होते हैं, तो क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधों के पत्ते हरे होते हैं। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त जो होता लाल होता है। और क्या, क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधों के पत्ते हरे होते हैं। यूरोक्रोम के कारण मूत्र, मूत्र पीला होता है। कैसा होता है, पीला होता है। और लाइकोपिन के कारण टमाटर, टमाटर टमाटर लाल होता है। आप लोग के इसमें 4 युक्ति है, माने हीमोग्लोबिन के कारण रक्त क्या होता है, लाल होता है। ठीक, मैंने क्या है, क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधे हरे होते हैं। ठीक, और मूत्र जो है यूरोक्रोम के कारण पीला होता है। परीक्षा में पूछा गया टमाटर क्या होता है लाल, किसके कारण, तो लाइकोपिन के कारण होता है। ठीक है, इसको पूरा लिख लीजिए।